नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सभी? कुशल तो है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं टी धनंजय, प्रधान अध्यापक श्री रुद्रेश्वर हाई स्कूल, गोपेनहल्ली, चंदगिरी तहसील से हूँ। छात्रों, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी पाठ में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं पाठ शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। यहां एक क्रियाकलाप शुरू करना चाहता हूं बच्चों। यहां मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं और वो चित्र देखकर आप लोगों को पहचानना है कि उस चित्र में कौन सा भाव प्रकट हुआ है। यह रहा चित्र। इस चित्र को देखिए छात्रों। इस चित्र में दो बच्चे हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। बहन क्या कर रही है? अपने भाई को लिखने में कुछ मदद कर रही है ना? अच्छा, तो इस चित्र को देखकर आपको कौन सा भाव समझ में आता है? हाँ, मैं आप लोगों को कुछ क्लू देता हूं छात्र। मेरे सामने कुछ गुणों का, कुछ मौल्यों का एक सूची है। उस सूची को देखकर आप लोगों को पता लगाना है कि इस चित्र में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। अच्छा, अब सूची आ गई। यह सूची है, देखिए, परोपकार है, भाईचारा है, स्नेह है, सहानुभूति है, दया है, सहयोग है और बलिदान भी है। तो इन सारे गुणों में से इस चित्र को देखने से आपको कौन सा गुण देखने से पता चलता है? अंदाज लगाइए। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना मैंने। आप लोगों ने सही पहचाना। इस बहन और भाई के चित्र में भाईचारे का भाव, कौन सा? भाईचारे का भाव व्यक्त होता है बच्चों। बहुत अच्छा। मैं आप लोगों को फिर से और एक चित्र दिखाता हूं। यह एक बहुत सुंदर चित्र है छात्रों। आप यहां इस चित्र में देख रहे हैं कि एक विकलांग महिला, वह व्हील चेयर पर जा रही है बेचारी, और जोर से बारिश आ रहा है, लेकिन उसके पास छतरी नहीं है। एक युवक उसके पीछे से जा रहा है, तो वह क्या कर रहा है? उस विकलांग महिला को पीछे से जाकर छतरी ऊपर से पकड़ रहा है बच्चों। देखिए कितना सुंदर भाव है इसमें। तो पता लगाइए कि मैं जो सूची दिया हूं, इस सूची में से कौन सा गुण से यह चित्र मिलता है। इस चित्र में कौन सा भाव प्रकट होता है? पता लगाएंगे? हाँ, गुड, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने सही अंदाज लगाया। इस चित्र में परोपकार, दूसरों के लिए उपकार करना, यह भाव व्यक्त होता है। जीवन में दूसरों के लिए भी कुछ मदद करना बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम सिर्फ हमेशा हमारे बारे में ही सोचते रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमसे भी ज्यादा दूसरों के लिए जो हम सोचते हैं, दूसरों की जो मदद करते हैं, वह हमेशा के लिए अच्छा परिणाम होता है बच्चों। इसी तरह मैं एक और चित्र दिखाता हूं बच्चों। यह चित्र देखिए। इस चित्र में बहुत सारे मजदूर हैं। वे सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं।
से आपको कौन सा भाव प्रकट होता है, अंदाज लगाएंगे? देखिए इस सूची में से अब कौन कौन से हुए, भाईचारा हुआ, परोपकार हुआ, तो और बाकी कुछ बचे हैं, स्नेह है, सहानुभूति है, दया है, सहायता है। लेकिन इसमें कौन से गुण से मेल होता है, पता लगाएंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। यहां सहयोग, एक के साथ दूसरे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उन सब लोगों में आपस में क्या है, सहयोग की भावना है। अच्छा अंदाज लगाया आपने, बिल्कुल ठीक है। फिर से मैं एक और चित्र दिखाता हूं आपको। यह देखिए छात्रों, यह भी बहुत बड़ा सुंदर चित्र है। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिक्षुक बैठा है छात्रों, वह भूख से तड़प रहा है। उसे देखकर एक लड़की अपने खाने को उसे जाकर दे रही है ना? कितना सुंदर चित्र है ना बच्चों ये। तो इस चित्र देखने से आपको कौन सा गुण इससे मिलता है, क्या पता करेंगे? हाँ, सोचकर बताइए मुझे कि इस चित्र में कौन सा भाव व्यक्त होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा अंदाज लगाया आपने। इस चित्र में दया भाव दिखाई देता है बच्चों, दया भाव दिखाई देता है। जो भूखे रहते हैं, जो असहायक रहते हैं, उन्हें मदद करने से बहुत अच्छा होता है, वे संतृप्त होते हैं। भगवान हमेशा के लिए हमें अच्छा करता है जब हम दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, भूखों के लिए खाना देते हैं, नंगों के लिए कपड़े देते हैं, असहायकों की सहायता करते हैं, तो हमेशा भगवान उनकी रक्षा भी करता है। ये सभी मानव को करना ही है, यही मानवीयता है बच्चों। मानवीयता का व्यवहार करना मनुष्य के लिए शोभायमान है बच्चों। इसलिए हमें ऐसे अच्छे जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। ये एक और सुंदर चित्र है बच्चों, इसे देखिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ देखिए, दो बच्चे हैं, वे आपस में बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, इस चित्र को देखने से आप कौन से गुण को पहचानते हैं, कौन सा गुण अंदाज करते हैं इस चित्र में? हाँ बिल्कुल सही, आप लोग भी वैसे ही रहते हैं ना? हाँ, इन दोनों में स्नेह भाव है बच्चों, स्नेह है। वे आपस में मित्रता है उन दोनों में, स्नेह है, वे साथ में खेलने जा रहे हैं। हाँ, स्नेह के साथ रहना भी बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक और सुंदर चित्र है छात्रों, इसे गौर करके देखिए, बहुत ही सुंदर चित्र है। क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? अपने देश के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धा, उसके त्याग बलिदान जो है इसमें दिखाई दे रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बच्चों, है ना? देखिए, अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो सेवा किया है सैनिक, वीर योद्ध, उनकी जितना ही तारीफ की जाए फिर भी कम भी है। लेकिन हम सभी उनको एक सलाम करना चाहिए बच्चों, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। वे अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी
वे तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी भी लगाकर देश की रक्षा के लिए मर मिट जाते हैं। तो देखिए छात्रों, इस दृश्य में, इस चित्र को देखने से आपको इन गुणों में से कौन सा गुण सही दिखता है, कौन सा गुण व्यक्त होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यह बलिदान है, बलिदान। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं समाज में, ये सारी जीवन मौल्य जो हैं वे अदृश्य से दिखाई दे रहे हैं, वे कभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आधुनिक इस युग में आदमी बहुत पैसे कमाए हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी ये सारे जीवन मूल्यों को छोड़ रहा है। कहीं प्यार नहीं दिखाई देता, किसी के साथ विश्वास नहीं करता, किसकी मदद करना तो दूर की बात, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी दूर कर लिया है, और वे दूसरों के बारे में सोचता तक नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी तरक्की, अपनी प्रगति के बारे में सोचता है। क्या यह मानव के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज हम एक ऐसे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आधुनिक मानव आजकल किस प्रकार की जिंदगी जी रहा है। 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी में चौथा पाठ है बच्चों, अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य यानी आधुनिक युग का मानव। अच्छा छात्रों, इस अभिनव मनुष्य कविता जो है, इस कविता का आशय को हम जानेंगे। भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति हुई है बच्चों। भौतिक क्षेत्र में आधुनिक मानव ने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है, लेकिन उसमें स्नेह भाव, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व नहीं समझ रहा है। इन सभी मूल्यों को वह भूल बैठा है। मानव की सही पहचान उसकी बुद्धि या तर्क नहीं, किंतु मानवीयता है। मानव की सिद्धि, मानव की सही पहचान उसकी बुद्धि या तर्क नहीं, किंतु मानवीयता है। ऐसे उदात्त आशय वाली इस कविता के कवि कौन है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है छात्र। इस अभिनव मनुष्य कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं छात्रों। तो हम पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय प्राप्त कर लेंगे छात्रों। रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका जन्म सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ है छात्रों। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहां हुआ? हाँ, सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर नामक एक जिला है, उस जिले में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। वे पहले रेडियो विभाग में काम करते रहे, फिर सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने काम किया। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी उनकी सेवा प्रशंसनीय है छात्रों। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका,
रसवंती, सामधेनी, धूप छांव, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। रश्मिरथी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं छात्रों। प्रस्तुत कवितांश जो है अभिनव मनुष्य, इस कवितांश को इनका कुरुक्षेत्र काव्य से, कुरुक्षेत्र नामक एक बड़ा काव्य रचा है उन्होंने, उस काव्य से इस कवितांश को चुना गया है बच्चों। फिर एक बार बताइए, प्रस्तुत पद्य भाग अभिनव मनुष्य को किससे लिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक एक काव्य से चुनकर लिया गया है। ठीक है, तो अब हम इस कविता का वाचन करेंगे। देखिए बच्चों, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक तो है ना? हाँ, देख लीजिए, पुट संख्या 26 मक्कड़े। मैं इस कविता का आरोह अवरोह के साथ वाचन करता हूं। आप अपने पाठ्य पुस्तक में नजर लगाइए, ठीक तरह देखते जाइए किस शब्द को कैसे पढ़ना है। ऐसा, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे नर के बीच का यह व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। छात्रों, इस कविता को थोड़ा राग के साथ भी गा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं, आप सुनिए और बाद में आप भी थोड़ा इसे गाने की कोशिश कीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भार, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन,
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच काव्य दे बस तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। अच्छा छात्रों, अब हम इस कविता का वाचन किया तो इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं। इन नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। अभिनव, अभिनव का अर्थ है नया, आधुनिक। नेक्स्ट वारी, वारी का अर्थ है जल, पानी। भाप, भाप का अर्थ है बाष्प, वेपर, कन्नड़ में आवी कहते हैं। हुक्म, हुक्म का अर्थ है आज्ञा, आदेश। व्यवधान, व्यवधान का अर्थ है पर्दा, रुकावट, बाधा, अड़चणे ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। सरित, सरित का अर्थ है नदी। सिंधु, सिंधु यानी सागर, समुद्र। आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश, रोशनी। ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ है जानकारी, ತಿಳಿದಿರುವುದು। श्रेय, श्रेय का अर्थ है यश, यशस्सु, कल्याण, मंगल। ठीक है, ये सभी नए शब्दों का अर्थ को आप समझ लेंगे तो कविता को समझने में भी आसानी होगी छात्रों। तो अब हम इस कविता का विस्तार रूप से समझेंगे बच्चों। देखिए, आज की दुनिया कैसी है? विचित्र और नवीन। ये कैसी विडंबना है। देखिए छात्रों, आज की दुनिया, आज का आधुनिक मानव जो है बहुत साधना की है, लेकिन ये मैं दो चित्र दिखाता हूं। देखिए, ये दो चित्र हैं,
इन दोनों चित्रों को आप गौर करके देखिए बच्चों। यह चित्र जो है, हम जो भोजन में उपयोग करते हैं, खाना पकाने में, रसोई में उपयोग करने वाले साग सब्जी है, तरकारी है, फल है, फूल है, इन सब चीजों को कहां फुटपाथ पर बैठकर बेच रहे हैं बच्चों। और दूसरा चित्र देखिए, उस चित्र में अपने जूतों को, चप्पलों को, शूजों को कहां रखा है? एसी शोरूम में रखा है। तो किस चीज को कहां रखना था? जो हम खाते हैं, ऐसी चीजों को अच्छी जगह पर बेचना चाहिए था, लेकिन जूतों को हम कहां रखे हैं? शोरूम में रखे हैं। क्या ये सही है? ठीक है। देखिए, आधुनिक मानव ऐसा कर रहा है। जो करना था उसे नहीं कर रहा है, जो नहीं करना था उसे कर रहा है। कैसी विचित्र है ना आज की दुनिया। दुनिया का अर्थ है संसार, जगತ್ತು। ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ। ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರವಾಗಿರೋದು ಅಂತ, ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ। ನವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು, ನया। लेकिन विचित्र जो सहज रूप से नहीं है, जो अलग रूप से दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विचित्र कहते हैं। इसलिए यहां कवि कह रहे हैं कि आधुनिक मानव न सिर्फ आधुनिक है, सिर्फ वह नए युग में जी रहा है, लेकिन विचित्र सा लग रहा है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति के हर तत्वों पर अपना अधिकार जमा लिया है। पंचभूत जो कहते हैं, कौन कौन से हैं पंचभूत? आकाश, भूमि, पानी, अग्नि और हवा, ये पांचों जो हैं पंचभूत कहलाते हैं। ये प्रकृति में रहने वाले तत्व हैं। इन सभी तत्वों पर अपना नियंत्रण, उनको अपने हाथों में काबू कर रखा है, अपने नियंत्रण में रख लिया है बच्चों। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह आधुनिक मनुष्य जो है, इन सभी प्रकृति के तत्वों पर बैठकर, जिस प्रकार हम घोड़े पर बैठकर सवार करते हैं, उसी प्रकार यह आधुनिक मनुष्य क्या कर रहा है? प्रकृति के सभी तत्वों पर बैठकर सवार कर रहा है, सवारी कर रहा है। इन प्रकृति के तत्वों पर वह सवार है और उन पर जीत हासिल कर लिया है, विजय हासिल कर लिया है। इसलिए विजयी पुरुष कहते हैं। कौन है विजयी पुरुष? हाँ, आधुनिक मानव विजयी पुरुष है। किस पर विजय हासिल किया है? प्रकृति के हर तत्व पर, प्रकृति के सभी तत्वों पर वह विजय हासिल करके आसीन है। ಆಸೀನ ಅಂದ್ರೆ बैठा है, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। है बंधे नर के करों में। बंधे हैं, कौन बंधे हैं? वारी, विद्युत, भाप। वारी का अर्थ जानते हैं? जल और विद्युत और भाप। भाप ಅಂದ್ರೆ आवी। ये सभी
किसके करों में बंधे हैं? नर के करों में। नर यानी ಮನುಷ್ಯ. ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್, ಕೈ. ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನೋಡಿ, ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಕಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅಥವಾ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹುಕುಮ್ ಪರ್, ಹುಕುಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ, ಆದೇಶ. किसके हुक्म पर? नए ये अभिनव मनुष्य जो है, आधुनिक आदमी, उसके आदेश पर क्या होता है? पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है. जब बहुत गर्मी है तो स्विच लगाता है, फैन या रिमोट दबाता है, तो हमें शीतल वायु, एसी ऑन हो जाती है. अगर बहुत ठंड होगी तब भी वह गर्मी हीटर जलाता है. तो इस प्रकार पवन का ताप चढ़ता है, उतरता है. उस सभी आधुनिक मानव के उंगली पर एक बटन दबाने से चलता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान. देखिए, यह आधुनिक मनु क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि के बल पर वह आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी प्रगति करता जा रहा है, वहां जहां चाहे वहां चलता जा रहा है. उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है नहीं बाकी कहीं व्यवधान. व्यवधान का अर्थ है रुकावट, बाधा, अड़चणे. ಅದನ್ನ ಅವನನ್ನ ತಡೆಯೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಲಾಂಘ ಸಕ್ತಾ ನರ ಸರಿತ ಗಿರಿ सिंधु एक समान. कहा क्या क्या लांग सकता है माना? सरिता यानी नदी को पार कर सकता है, सिंधु यानी समुद्र को पार कर सकता है, और गिरी यानी पर्वत को भी वह पार कर सकता है. पहले जमाने में क्या होता था? यदि दो प्रदेशों के बीच में एक नदी बहती थी तो वह पार कर नहीं जा सकता था. दो प्रदेशों के बीच में कोई एक बड़ा पर्वत खड़ा है तो वो दोनों प्रदेशों के बीच एक रुकावट बन जाता था. पर्वत उसे पार कर वे नहीं जा सकते थे. और यदि दो प्रदेशों के बीच यदि कोई समुद्र होता तो भी वे एक के साथ एक नहीं मिल सकते थे. लेकिन आधुनिक युग में ऐसा नहीं है. जितनी भी नदी क्यों ना बहे, उस नदी को वह लांग सकता है, ब्रिज बना लेता है, सेतु बना लेता है, या फिर नावों में जा सकता है. गिरी यानी पर्वत, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर्वत को लांग सकता है, उस पे रास्ता बना सकता है, या उसमें टनल बना सकता है, गुफा बनाकर भी वहां रास्ता बनाकर जा सकता है. और समुद्र भी उसके लिए कोई रुकावट नहीं है. समुद्र में भी वह जहाजों में जा सकता है, या हवाई जहाज में भी वह उड़ता है.
हवाई जहाजों के जरिए भी वहां जितना बड़ा समुद्र भी क्यों ना हो उसे पार कर सकता है, लांग सकता है। लांगना यानी पार करना। उसे पार करने के लिए बहुत आसान है आजकल। नदी हो, पर्वत हो, समुद्र हो, जो कुछ भी हो उसे बड़ी आसानी से लांग सकता है। यह उसके बुद्धि के बल पर उसकी भौतिक साधना है बच्चों। मनुष्य जो है जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका यान कहां पर जा रहा है? गगन। गगन यानी आकाश। आकाश तक वहां जाने लगा है ना। हवाई जहाज में उड़कर जाता है, चाहे किसी देश में भी हो या अन्य ग्रह तक भी वह रॉकेटों द्वारा पहुंच रहा है। लेकिन कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु मालूम है ना बच्चों? सबसे पहले अमेरिका देश में इस परमाणु की परीक्षा की। यह किस तरह काम करता है, या बम फटता है या नहीं, इस परीक्षा करने के लिए वह एक रेगिस्तान में जाते हैं जहां कोई जीव नहीं रहता। उस रेगिस्तान में जाकर उसकी परीक्षा करते हैं तो परमाणु इतना जोर से फटता है जिससे जितनी रोशनी आती है कि वहां के सभी रेत क्या बन गया? शीशा बन गया। ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದವರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮರಳೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಗಾಜಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಖ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯದನಲ್ಲ. ಇವನು ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಪರಮಾಣು, ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ परमाणु कूड़ा ಏನಾಗುತ್ತೆ? कांपते हैं। परमाणु भी कांपने लगा है, भयभीत होकर उसे कंपन शुरू हुआ है। यानी परमाणु भी इस आदमी को देखकर भयभीत हुआ है। आगे देखिए, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है। देखिए, इस सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन एक आदमी ही ऐसा है जो सब कुछ जानता है। सभी प्राणियों में, सभी प्राणी वर्गों में से अत्यंत बुद्धिमान प्राणी कौन है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मानव। यह सृष्टि में एक अद्भुत श्रृंगार के रूप में पैदा हुआ है। सृष्टि के लिए यह एक शोभा है, एक कलश है। क्यों? क्योंकि यह बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार है। आगार यानी भंडार है। किसका भंडार है? ज्ञान का भंडार है। यह इसे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। विज्ञान का आधार है। विज्ञान यानी विशेषवाद ज्ञान मಕ್ಕಳೇ, विशेषवाद ज्ञान ಇದೆ। और आलोक, आलोक का अर्थ क्या समझा हमने? हाँ, प्रकाश, रोशनी। हम प्रकाश को किसके प्रतीक मानते हैं? हाँ, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं छात्रों। यानी इस आधुनिक मानव के पास ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और
इसे सब कुछ पता है, सब ज्ञान का आगार है, यह भंडार है यह, क्योंकि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। इसे क्या क्या पता है, किस किस बात की जानकारी है। व्योम से, व्योम, व्योम यानी बाह्याकाश, बाह्याकाशದಿಂದ ಹಿಡಿದು पाताल तक, यानी इस जमीन के अंदर, धरती के अंदर क्या है, कौन सी धातु है, इसकी इसमें कौन कौन से धातु है, इसमें कितना ताप है, इसमें कौन सी शक्ति है, यह सब मालूम है। बाह्याकाश में कौन कौन से ग्रह हैं, कितने दूर में हैं, उनकी द्रव्य राशि क्या है, सब कुछ पता है। दूसरे प्राणियों को तो ये सभी मालूम नहीं है, लेकिन मानव को तो जरूर मालूम है। सब कुछ ज्ञेय, यानी सब कुछ, इस सब तरह का ज्ञान है उसको, पर न यह ಪರಿಚಯ ಮನುಷ್ಯ। लेकिन आದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ। ये सभी कैसी साधनाएं हैं, भौतिक साधना है। ज्ञान, विज्ञान, व्योम, पाताल, ये सब जो जानकारी है, सब कुछ ज्ञान है, यह उसकी भौतिक साधना है, लेकिन यह उसका परिचय नहीं है और यह उसका श्रेय भी नहीं है, यह उसकी श्रेष्ठता नहीं है। जो मानव कहलाता है उसको मानवीयता होनी चाहिए पहले। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। देखिए, इस कविता में अंतिम पंक्तियों में कवि बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है बच्चों। श्रेय उसका, यानी मनुष्य का श्रेय यानी यशस्सु किसमें है, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। बुद्धि यानी मन, उर चैतन्य उर यानी हृदय, बुद्धि पर हृदय की जीत होनी चाहिए। ये क्या है, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। क्या है सर, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या होता है और हृदय क्या होता है? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ। ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। ಕೆಲವು ಜನರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾ ಬೇಡವಾ? ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಲಿಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆದ್ರೆ ಹೃದಯ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಯಾರೋ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸೋಣ, ಅವನಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೋ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ। ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳು। ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತವೆ।
ಯಾವುದು ಇದು ಮೇಲ ಇದು ಮೇಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡಬಾರ್ದ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. बुद्धि की हार होनी चाहिए और हृदय की जीत होनी चाहिए. इसमें मानव की श्रेय है, श्रेष्ठता है, मंगल है. श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और मानव की श्रेय किसमें है? सभी लोगों के साथ. कोई सीमा नहीं रखना चाहिए. कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जाति वाला हो, कोई किसी देश वाला भी हो, उसकी वेशभूषा, भाषा, चाहे जितनी भी विविधता हो, लेकिन उन सभी सीमाओं को तोड़कर हमें क्या करना है? सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है. सभी लोगों के साथ क्या करना है? प्यार से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए. उसमें मानव की श्रेय है, मानव का कल्याण है, मानव का मंगल है. बच्चों देखिए, इन पंक्तियों को आप ठीक तरह से समझ लेना चाहिए. मानव जितना भी भौतिक साधना क्यों न किया हो, फिर भी वह एक मानव है. उसमें मानवीयता होनी चाहिए. यदि उसमें मानवीयता नहीं हो तो वह मानव कहलाने का योग्य नहीं है. बच्चों, वह मानव कहलाने का योग्य तभी बनता है जब उसमें मानवीयता होती है. एक नर दूसरे नर के बीच का यह व्यवधान तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही. ये आदमी दूसरे आदमी के बीच जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, हमने जो अलगाव कर रखा है ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗಿದೆ? ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಪ್ರದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ವೇಷ, ಭೂಷ, ಭಾಷೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರೇ ಬೇರೆ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. तोड़ दे, जो तोड़ देता है इस रुकावट को, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही सच्चा आदमी है. यानी इस कविता का तात्पर्य यह है कि हमें क्या करना है? किसी तरह का भेदभाव न करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और मानवीयता को कभी नहीं भूलना चाहिए. यही इस कविता का आशय है. अच्छा छात्रों, अब हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे. देखिए, पहला क्रियाकलाप है जोड़कर लिखिए. यहां कुछ शब्द हैं: नवीन, विजय, चढ़ना, बंधन, ज्ञे. इन सब शब्दों का विलोम शब्द यहां पर है, इन्हें भी देख लीजिए. लेकिन यह बेतरह से लिखे हैं. इनको आप क्या करना है? सही अर्थ देने वाले शब्दों के साथ जोड़कर लिखना है. देखिए, हाँ, नवीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, हाँ, प्राचीन. ठीक कहा आपने. अब देखिए दूसरा, विजय. विजय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विजय यानी जीत. पराजय. बहुत अच्छा. चढ़ना,
चढ़ना, इसका विलोम शब्द है उतरना। बंधन, बंधन का विलोम शब्द क्या है? मुक्त। बंधन है बंध सल्पटुವುದು, मुक्त ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ। ಜ್ಞೇಯ, ಜ್ಞೇಯ ಅಜ್ಞೇಯ, ಅಜ್ಞೇಯ। ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು। ठीक। छात्रों, एक और क्रियाकलाप है अनुरूपता। अनुरूपता का अर्थ आप लोगों को मालूम होगा कि पहले दो शब्दों के बीच में जो संबंध है उसके अनुसार, उसके अनुरूप तीसरे शब्द के सही शब्द लिखना है। देखिए अनुरूप शब्द कौन कौन से हैं। पहला गिरी, पहाड़। गिरी का अर्थ क्या है? पहाड़ है, समानार्थक शब्द है। और वारी, वारी शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जल। उसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, पवन। पवन का अर्थ है वायु। पवन का अर्थ है वायु। तो सिंधु, सिंधु का अर्थ है समुद्र। ठीक है। जमीन, जमीन का अर्थ है आसमान। तो आकाश, आकाश का अर्थ है जमीन आसमान। यहां विलोम शब्द है बच्चों, जमीन आसमान। जमीन यानी धरती, आसमान आकाश। तो आकाश कहने पर हमें धरती कहना चाहिए। आकाश धरती अथवा भूमि, जमीन आसमान। नर, नर का मतलब है आदमी। और उर, उर का मतलब है हृदय। उर का अर्थ क्या है? हृदय। ठीक है। अच्छा, परीक्षा की नजरिए से इस पाठ में, इस कविता पाठ में दो प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों, 3 अंक के लिए। एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। कौन सा है वह प्रश्न? प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए, ऐसा पूछा जा सकता है। अथवा आधुनिक मानव के भौतिक क्षेत्र में क्या प्रगति की है, यानी भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति के बारे में लिखिए। इस तरह पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर यह है छात्रों, प्रकृति के हर तत्व पर विजयी पुरुष आसीन है। मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। नदी, सागर, पर्वत को एक समान लांघ सकता है। आज उसका यान गगन में जा रहा है। अंतरिक्ष से पाताल तक की जानकारी रखता है। यह ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आधार है। ये सभी क्या है? आधुनिक मानव की भौतिक प्रगति है, भौतिक साधना है। तो दूसरा प्रश्न कौन सा है? मानव के सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय, सही पहचान क्या है? मानव का, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की उर की जीत। उसका श्रेय किसमें है? बुद्धि पर चैतन्य उर यानी हृदय की जीत होनी चाहिए। मानव बुद्धि की दासता से मुक्त हो। मानव क्या हो? बुद्धि की दासता से मुक्त होना चाहिए। बुद्धि पर
हृदय की जीत हो। मानव मानव के बीच में स्नेह का बांध हो। मानव मानव के बीच क्या होना चाहिए? स्नेह का बांध बांधना चाहिए। क्षेत्रीय न कटवे उसकी सही पहचान बुद्धि या तर्क नहीं परंतु मानवीयता है। उसकी सही पहचान क्या है? बुद्धि अथवा तर्क नहीं परंतु मानवीयता है। यही मानव का सही परिचय है। तो छात्रों, आशा है कि आप लोगों ने जो पाठ सुना है यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप घर में और भी एक बार जाकर कविता पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और अभ्यास में जितने ही क्रियाकलाप दिए गए हैं उन सभी का प्रश्नोत्तर लिखिए। और मैं आज इस पाठ के अंत में 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आपके अपने शिक्षकों को दिखाना है। बच्चों, दिखाएंगे ना? ठीक है, धन्यवाद।